नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा कई बार इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है और इस अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम अपने दर्शकों के बीच मौजूद रहते हैं। हर दिन एक नए विषय के साथ इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से हम कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से जुड़ा है। इससे संबंधित क्या कुछ प्रावधान है, आप सवाल कर सकते हैं। से संबंधित या फिर किसी भी अन्य तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज के विषय से संबंधित या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कामकाजी महिलाओं की, जिनके यौन शोषण से जुड़े कानूनन क्या कुछ अधिकार हैं। इस विषय से संबंधित अगर कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। या तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस विषय से संबंधित या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान रितम्बरा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं प्रयागराज से। आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि कामकाजी महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए कानूनन क्या कुछ व्यवस्था है। देखिए, जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं ये तो पहले से भी हमारे संविधान में थी, लेकिन जब क्राइम ऑफेंस महिलाओं के ऊपर जब वो काम करने लगी, कंपनियों में काम करने लगी और दफ्तरों में काम करने लगी, तो उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही होने लगा। तो इसको एक केस है जो सभी जानते हैं कि राजस्थान में भवरी देवी का केस था। उसी के बाद जो है एक जनहित याचिका जो जिसे हम बहुत प्रमुख रूप से विशाखा गाइडलाइन के रूप में जानते हैं, उसमें बहुत कार्य यौन स्थल से संबंधित संबंधित जो क्राइम है और जो कार्यस्थल से संबंधित है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आए और उसी को लेकर हम लोग क्रियान्वयन करते रहे। लेकिन उसके बाद जो है हमारे जरूरत थी कि इसको एक्ट को लागू कैसे किया जाए, सीआरपीसी अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी कैसे लागू किया जाए। तो उसके लिए 2013 में एक एक्ट बना कार्यस्थल पे महिलाओं के उसके यौन शोषण के लिए। तो उसमें कई प्रोविजन आए। होता क्या है कि जनरली तो कोई घटना घटी तो उसको पुलिस के पास पीड़िता भाग के जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है, या दूसरा सोल्यूशन ये रहता है कि कोर्ट में 156(3) या कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज कराए। लेकिन इससे काम नहीं बना तो एक्ट में बहुत सारे धारा 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13 से लेकर 22 तक की जो एक व्यवस्थाएं दी गई, उसी एक्ट में अलग अलग सेक्शन में परिभाषित होती हुई कि इसमें क्या प्रोविजन होना चाहिए। इस धारा में 7 क्या कहता है, 8 में क्या हमें करना है। तो जो मुख्य रूप से एक्ट में जो प्रोविजन है वो मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि उसमें 2 समितियां बनाई गई हैं मुख्य तौर पे। जो कार्य अभी भी कार्य प्रणाली में वो त्वरित न्याय के ओर अग्रसित हैं। एक तो स्थानीय समिति बनाई गई है और दूसरा जो है आंतरिक समिति। आंतरिक समिति वो समिति है
जो किसी जहां पे चाहे वो कंपनी की बात करें, चाहे वो किसी सोसाइटी की बात करें, चाहे वो किसी स्कूल की बात करें, जो भी संस्थाएं हैं सरकारी, अर्ध सरकारी या जो कंपनीज हैं, उनके अंदर एक समिति का गठन होना और उसमें एक महिला का जरूरी है होना कि उसकी जो मेंबर है वो महिला ही रहे। और उसके आंतरिक समिति में एक रूल और है कि उस रूल में जो पीड़िता है, अगर उससे लगता है कि कार्यस्थल पे कोई आपत्तिजनक इशारा कर रहा है या प्रस्ताव कोई दे रहा है, गलत तरीके से उसको प्रपोज कर रहा है, या कोई अश्लील हरकत कर रहा है, या अश्लील बातें कर रहा है, या अश्लील साहित्य जैसी कोई चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा है या दिखाने की चीज कोशिश कर रहा है, और भी जो अनैतिकता में जितनी भी परिभाषाएं हो सकती हैं वो सभी इस एक्ट को कवर करती हैं। वो जितने भी ये चीजें हो रही हैं, तो ये अगर उसके साथ हो रही हैं तो वो 3 महीने के अंदर, उसके लिए समय अवधि भी है कि 3 महीने के अंदर वो जो आंतरिक समिति बनी है उसको वो शिकायत दे, लिखित रूप में दे। और अगर लिखित रूप में देती है तो वो आंतरिक समिति की जो गठन की गई है वो अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद स्थानीय समिति की भी एक बनाई गई है, उसमें मॉनिटरिंग होगी। और अगर स्थानीय समिति को लगता है कि नहीं ये मामला बहुत संवेदनशील है तो वो स्थानीय समिति जो है वो पुलिस को हैंडओवर करके मामले की जांच के लिए, कार्रवाई के लिए वो अग्रसर करती है और पुलिस उस पे अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन करके जो भी हो वो कोर्ट को इन्वेस्टिगेट करके हैंडओवर कर देती है। चलिए, बिल्कुल इसके तमाम और पहलुओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और दरअसल एक लोगों के मन में इस बात को लेकर भी सवाल उठते हैं, खासतौर पर महिलाओं के, कि यौन शोषण के दायरे में क्या आता है। आपने वो व्यवहार, वो कृत्य बताया कि यौन शोषण के दायरे में क्या क्या आता है। हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जयंत शुक्ला उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। ये परेशानी को लड़कियां झूठा केस लगा, बहन लगती थी, उन्हें झूठा केस लगा दिया प्रॉपर्टी के मारे। और प्रॉपर्टी के केस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के उन्हें झूठा केस लगा दिया। और जब पुलिस मौजूद मौजूद है तभी झूठा केस। आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जितना सवाल आपका समझ पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अगर रितंबरा मिश्रा जी किसी को ये लगता है कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो साजिशन है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है, तो वो अपना बचाव किस तरह से कर सकता है कानूनी माध्यम के जरिए? जी देखिए, जो प्रथम जो संज्ञान लेती है किसी भी अपराध का वो पुलिस ही होती है। तो अगर इनको झूठे मुकदमे में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दिया है तो उसका जब उस मुकदमे का जो विवेचक है उससे अपनी जाके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो अपनी गवाही इनको देना है उनको साक्ष्य दें कि ये मुझे गलत फंसाया गया है, ये तथ्य गलत है, तो वो विवेचक का काम है कि उसको जो है पूरी अच्छी और ईमानदारी से विवेचना करें। और उस विवेचना में अगर ये सही नहीं पाए जाते तो एफआईआर भी लगाते हैं, पुलिस ही लगाती है, एफआईआर लगाएगी और ये छूट जाएंगे। और अगर इनको कोई मान लीजिए कोई कंप्लेंट केस होता, क्या है कि पुलिस की तो एक विवेचना अलग है, कभी कभी होता है कंप्लेंट केस में भी जो है वादी मुकदमा 202 के बयान में झूठी गवाही दिलाकर फंसा देती है। तो उसका भी एक ट्रायल पोजीशन है। जब हम 213 की पोजीशन में आते हैं तो हम अपना पक्ष रखते हैं कि साहब हमको झूठा फंसाया गया है, तो वो उसपे भी वही डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य आप अपने एविडेंस दे सकते हैं, उस आधार पे कोर्ट जजमेंट करती है और आप छूट सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जयंत शुक्ला जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। और रितंबरा मिश्रा जी ने जो आपको तरीका बताया है वो ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप उनको अख्तियार करते हैं और आपको लगता है कि आपको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है तो इससे आपको निजात भी मिल सकती है। लेकिन जो कदम रितंबरा जी ने बताए हैं वो कदम आपको उठाने होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। हालांकि आज का जो हमारा विषय है वो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इससे जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इस विषय से संबंधित भी कोई सवाल है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं रितंबरा जी एक चीज और समझना चाहूंगा, आपने कहा कि इस तरह के मामले अगर किसी महिला के साथ होते हैं, किसी संस्था में, किसी कंपनी में, तो उसके पास शिकायत करने का अधिकार होता है कि वहां पर जो समितियों का निर्धारण होता है। एक सवाल उठता है कि क्या
पीड़ित ही शिकायत कर सकती है या फिर कौन शिकायत कर सकता है, और शिकायत करने का तरीका क्या है? देखिए, मैंने अभी बताया कि जो समितियां बनी है, आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, तो ये इसीलिए होती है जहां जिस वर्क प्लेस पे वो काम कर रही है, महिला के लिए है तो महिला ही के लिए ही लागू होगा। तो वो अगर वर्क कर रही है, उसके साथ कुछ ये कंडीशंस जो मैंने बताया कि अश्लील संबंधित चीजें उसको समझ में आ रही हैं, तो वो 30 के अंदर 30 डेज के अंदर वो उस आंतरिक समिति में जो वहाँ बनाई गई है, गठित की गई है, उसी के डिपार्टमेंट में वहाँ पे वो लिखित रूप से एक प्रार्थना पत्र दे। वो डीएम को, वो जो समिति है, स्थानीय समिति, वो 10 दिन के अंदर डीएम को रिपोर्ट सौंपते हैं, और उसपे भी अगर वो लगता है पीड़िता को कि कोई कार्य नहीं कर रहा है समिति, तो वो दूसरी जांच के लिए स्थानीय समिति को भी वो वही रिपोर्ट प्रेषित कर सकती है। स्थानीय समिति, क्योंकि ये अब मॉनिटरिंग हो रही है इस पे, और वो भी, उनको भी 10 दिन के अंदर हैंडओवर करना होता है डीएम को, और डीएम के बाद लगता है कि नहीं, इसमें कुछ संवेदनशील मामला है। अब देखिए, यहाँ संवेदनशील मामला से मेरा तात्पर्य है कि कहीं कहीं घटनाएं तो हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगी, मैं 1-2 केस मेरे पास भी आए थे, तो उसमें होता क्या है कि आज थोड़ा सा मतलब आना बानी भी हुआ, या उस जिसके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं उसको हम जानते हो, बहुत घनिष्ठता रही हो, ऐसे भी केसेस हो रहे हैं। तो पता चला हमने उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया है, तो उसकी वो इसीलिए ये जांच समिति बनी है कि उस जांच पूरी ये ईमानदारी बख्शी जाए कि जो पीड़िता है वास्तव में उसके साथ ये वारदात हुई है, या वो उस परिचित के साथ ऊपर एलिगेशन लगा रही है। तो ये जांच का विषय है, तो जांच के आधार पे ही आगे की कार्रवाई होगी और वही मामला न्यायालय में आगे जाएगा। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक अखिलेश जी हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर जी, पूछना है कि मतलब मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ है सर जी, सबसे पिता का नाम में जो पिता लिखते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स में एक लेटर भिन्न है, मतलब सकल देव नाम है, तो लास्ट में वो लिखते हैं, वो हम लिखते हैं धी, तो इससे प्रॉपर्टी म्यूटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें क्या करें सर जी? रितंबरा जी, इनका ये कहना है कि इनके पास जो भी इनके दस्तावेज हैं, जो भी इनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़े हुए या फिर जो भी दस्तावेज हैं, उनमें नामों में डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर्टी के मामले में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या कदम उठाएं? देखिए, ये अमेंडमेंट का प्रावधान हमारे यहाँ सिविल प्रक्रिया में है। अगर ये चाहे तो जो डॉक्यूमेंट्री, अगर वहाँ अमेंडमेंट नहीं करा पा रहे हैं, नाम जो शैक्षणिक जो इनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो ये कोर्ट में इनको जाना पड़ेगा, और नामांतरण से संबंधित पहले तो इनको पब्लिसिटी करानी पड़ेगी कि मेरा नाम इसकी जगह ये पढ़ा जाए, वास्तविक नाम ये है, तो वो पहले ये पेपर में प्रकाशित कराएं, और उस प्रकाशन को लेकर एक पिटीशन फाइल कर दें कोर्ट में, तो वो कोर्ट उस पर जजमेंट कर देगी। चलिए, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं अखिलेश जी, जो तरीका भी आपको रितंबरा मिश्रा जी ने बताया है, वो तरीका आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। अभी आपने रितंबरा जी कहा कि साल 2013 में लगातार इस तरह की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर यौन उत्पीड़न अधिनियम बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके क्या आपको लगता है कि ज्यादातर संस्थाओं ने इसे गंभीरता के साथ लिया है? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं पर्सनल, मेरा जो व्यू है वो नहीं, गंभीरता से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इसी समाज में मैं भी रह रही हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि सबकी इच्छा शक्ति, चाहे वो न्यायालय में काम कर रहे हो, चाहे समाज के व्यक्ति हो, और चाहे स्वयं वो पीड़िता भी हो, वो कभी कभी पीड़िता भी कभी होता क्या है कि मान लीजिए स्थानीय समिति में कुछ हम लोगों ने थोड़ा सा गंभीरता से मुद्दा उठाया, तो पता चला कि वहाँ पे एक सुलह समझौता का नियम भी है, सुलह समझौता में वो धन लेकर एक दूसरे कंप्रोमाइज की स्थिति बना लेती है, तो जो उसका वो है मतलब एक्ट का जो नेचर है, जिसे हम उसको न्याय नहीं दिला सकते हैं, अगर ऐसे वो कर लेगी तो उसके लिए उसको भी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी कि नहीं, हमें उसे दंड दिलाना है, या हमें धन के लालच में नहीं आना है, ये भी कभी कभी कंडीशंस देखी जाती है, हो जाता है। और भी कई स्थिति हैं, जो समिति के मेंबर्स हैं उनको भी मैं कहूंगी 2-4 केसेस में तो थोड़ा सा बहुत अच्छे संवेदनात्मक रूप लोग दिखाते हैं, लेकिन फिर वही
जन्नत सा व्यवहार करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है इच्छा शक्ति, वो चाहे कोर्ट में भी जो पेंडेंसी है, जो पीड़िताएं आती है सोचती है कि डिजिटल वातावरण है आजकल का, तुरंत न्याय मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो न्यायालय में भी पेंडेंसी इसी वजह से है और इसी वजह से मुकदमे से रुष्ट हो जाती है महिलाएं और सोचती है कि न्यायालय में बहुत लंबित मामला है, नहीं जाना चाहती हैं, कोई समझौता भी करे। तो तरह तरह की चीजें जो सिचुएशन है समाज में, तो मुझे लगता है कि मेरा अपना विचार है कि समाज में सबको इच्छा शक्ति और ईमानदारी से अगर वो अनुपालन करेंगे तो न्याय भी होगा। और जो न्यायालय कानून बहुत दंडात्मक और बहुत कठिन बने हैं, लेकिन नहीं, सवाल तो वही इम्प्लीमेंटेशन का आ जाता है कि कानून तो तमाम समस्याओं के समाधान को लेकर बनाए गए हैं, लेकिन उनमें काम किस तरीके से होता है। इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं कि एक तो लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है कि उसके पास अधिकार क्या है कानूनन, और दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो पाता है तो इसको दुरुस्त करने को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है या फिर होनी चाहिए। लेकिन दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भोला सिंह अगले दर्शक राजस्थान से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। चले शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप बेझिझक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनी प्रावधान की। अगर कोई महिला वर्किंग प्लेस पर है, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है तो कानूनन उसके पास क्या अधिकार होते हैं। मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा रितम्बरा जी, कि अक्सर ये आरोप लगते हैं कि ज़्यादातर मामलों में जाँच ठीक ढंग से नहीं हो पाती। आप इस बात का समर्थन करती हैं? जी, मैं 90% तो करती ही हूँ, क्योंकि जांच समितियां जब वहाँ पे जो जांच समिति के लोग हैं वो वहाँ पे जब कंडीशंस दूसरे पीड़िता 2-4 बार गई तो पहले तो कोशिश करते हैं, पहला दबाव ये मतलब आम तौर पे दिखता है कि कंप्रोमाइज कर लो। किस बात का, अगर वो इच्छा उसकी नहीं है तो आप जबरदस्ती कंप्रोमाइज करने का दबाव क्यों बना दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, मेरे पास भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं तो मैं उनको सलाह देती हूँ कि चलो SSP से डायरेक्ट हम FIR करा देते हैं। तो अगर वो जांच समिति ठीक से वर्क करती, जो नियम एक्ट के नियम के कानून के अनुसार बनाई गई है, तो शायद हो सकता बेहतर और परिणाम होते। उसमें एक्ट में कोई कमी नहीं है, इतने मतलब सॉलिड एक्ट बना हुआ है, लेकिन उसका जो नियमांकरण है, उसका जो नियम का पालन है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा, कोई मॉनिटरिंग भी ठीक ढंग से नहीं हो रही है। तो पीड़िता को ऐसे में फिर हम लोग दबाव बना के या तो भाई SSP से डायरेक्ट FIR करवाते हैं, और या तो फिर वही 2 रास्ते बनते हैं कि 156(3) की प्रक्रिया में हम लोग न्यायालय के अंदर उस पीड़िता को न्याय दिलाते हैं और सारी बातों को कहते हैं कि ये जांच समिति का कथन है, ये आंतरिक समिति का कथन है और ये पुलिस की भूमिका है, वो उसको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ नहीं ले रही है। तो फिर हम लोग अपने तरीके से विधि विधान के अनुसार जो प्रक्रिया है उसके अनुसार उस पीड़िता को इसी सेक्शन के अंतर्गत न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि तकरीबन आज भी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनमें से 60 से 70% महिलाएं ऐसी हैं जो कार्यस्थल पर अगर उनके साथ किसी तरह का यौन शोषण होता है तो उसकी वो शिकायत तक नहीं करती। तो इसके पीछे की वजह आप क्या देखती हैं? ये सामाजिक डर ज्यादा होता है या फिर इस तरह के मामले लंबे खिंच जाते हैं, वक्त पर उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता? इसके पीछे ये वजह आपको दिखती है? नहीं, इसके पीछे 2-3 रीजंस है। एक तो जहाँ पे वो काम कर रही होती है और वो महिला बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है तो वो छोड़ना नहीं चाहती, वो सोचती है कि भाई किसी तरह हमारा घर का खर्च चल रहा है, परिवार पाल रही है अपना। दूसरा ये है कि हर अपनी महिला जो है सुविधा के अनुसार नौकरी अपना सेटल कर रखा है उसने। और तीसरा ये भी है कि भाई देखिए, सामाजिक थोड़ा दबाव रहता है कि अगर आप करोगी तो मुकदमे की और अदालतों की जो आवाजाही है उसमें धन भी खर्च होंगे, शरीर भी वो होगा, तो ठीक है बीच का रास्ता निकाल कर खत्म करो। माँ बाप का भी बहुत दबाव रहता है, सोसाइटी में भी कुछ लोग भाई कहते हैं ठीक है जो हो गया, तो अब महिलाएं वहां भी कहीं न कहीं कंप्रोमाइज कर लेती हैं कि चलो ठीक है, इक्के दुक्कों को नहीं बात कर रही, सभी नहीं कंप्रोमाइज करती, लेकिन ठीक है 50% जो अभी आपने आंकड़ा बताया कि लफड़े में नहीं पड़ना चाहती सादगी से। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो इस एक्ट में ये दिया हुआ है नियम कि अगर जो महिला जहाँ वर्क कर रही है उसके साथ अगर ऐसा हुआ है, यौन उत्पीड़न जैसे संबंधित मामले हुए हैं, तो उस आरोपी को वहां से हटा दिया जाए।
या तो उसको स्थानांतरित करके उस लेडी को कहीं और जॉब दिलाया जाए। होता क्या है, लोग निकाल देते हैं नौकरी से, ये गलत बात है। या उसके संदर्भ में उसका परिवेश बदल दिया जाए, अगर कोई और मतलब ऑप्शन है तो वहां पे उसको जॉब दे दी जाए। तो ये सब सुविधाएं हैं, लेकिन करता कौन है? चले, बात इम्प्लीमेंटेशन पर आकर खत्म हो जाती है कि नियम कायदे तो खूब बने होते हैं, सख्त भी होते हैं, लेकिन उनका पालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं भी लगातार बढ़ती हैं। जीवानंद, अगले दर्शक झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या परेशानी है? सवाल कीजिए जीवानंद जी। एक मुस्लिम महिला ने मेरे ऊपर लगाने एवं यौन शोषण का आरोप लगाया एवं पति मानने की बात भी स्वीकार करती, जबकि वह 2 बच्चे एवं पति के साथ भी रहती। क्या इस तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाने के लिए वह स्वयं आरोपित नहीं होती है? उसने महिला थाने में रिपोर्ट कर दिया। रितम्रा मिश्रा जी, क्या जवाब दीजिएगा इन्हें? जी, ये क्या कह रहे हैं? इनका ये कहना है कि मुस्लिम समाज की एक महिला ने यौन शोषण के मामले में इनको फंसा दिया है, इनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अगर यौन शोषण के मामले में अगर इनका झूठा नाम फंसाया गया है और अगर महिला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आरोप है वो सच्चे हैं, तो क्या उस महिला पर भी इस संबंध में कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो महिला शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, लेकिन इन पर झूठा आरोप तामील कर दिया। देखिए, ये कंडीशन ये नहीं लागू होता। जिनके ऊपर जो आरोप लगा, अगर ये मानते हैं कि ऐसा कोई संबंध नहीं है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, तो उसके खिलाफ ये केस करें, कंप्लेंट करें, और जिस केस में इनके ऊपर आरोप लगाया गया है वो विवेचक से मिले और विवेचक को बताएं कि नहीं ये झूठ बोल रही है, तो वो इनका भी तो बयान दर्ज करेगी। लेकिन अगर एफआईआर हुई होगी इनके खिलाफ तो बेल तो इनको करानी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी प्रथम दृष्टया पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, चाहे वो झूठा हो चाहे सच, तो उस सेक्शन में जमानत तो इनको करानी पड़ेगी। लेकिन जब ट्रायल की पोजीशन आएगी उसमें तो ये अपना पक्ष रख सकते हैं कि हमें झूठा फंसाया गया है, या जो इनके पास साक्ष्य है, वो जो उन्होंने एफआईआर लिखी होगी वो इनको विधि मित्र बताएगा कि पुलिस रिपोर्ट क्या कह रही है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, या वो खुद एविडेंस में क्या दे रखा है उसने, तो इन चीजों को देखकर इनको बरी भी किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर झूठा है तो झूठा ही है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जीवानंद जी जो तरीका आपको रितम्रा जी ने बताया वो तरीका आप अख्तियार कीजिए। जो आपकी समस्या है उससे आपको निजात ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि कानूनन तमाम विकल्प मौजूद होते हैं कि अगर कोई किसी के साथ गलत तरीके से या फिर साजिश के तहत अगर मुकदमा दर्ज कराता है तो उसमें आपको अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना होगा और इंसाफ आपको कोर्ट से ज़रूर मिल सकता है। बहुत शुक्रिया रितम्रा जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब उत्तर उन तक पहुँचाने के लिए। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।